इस देश में राय दी गई कि तोप लगा दो यूनिवर्सिटी में और तिरंगा लगा दो तो देशभक्ति आ जाएगी। अब भाई तिरंगा आप अपने यहां लगा के तब भी तो आप इतना रिश्वतबाजी के इतने सारे मामले आ जाते हैं। चुनाव आयुक्त कह गए जो रिटायर होकर गए कि काला धन खत्म नहीं हुआ। सारा काला धन का कारोबार यही लोग कर रहे हैं। नहीं तो इनकी रैलियों में बरसाती नहीं होता, इनकी रैलियों में। और कितनी महंगी रैलियां हो रही हैं, कभी जाकर आप देखिए तो उन मंचों की सजावट देखिए। ये जो 100 रैलियां हुई हैं प्रधानमंत्री की, उन मंचों की सजावट देखिए, उनके शामियाने देखिए, अमित शाह के देखिए, राहुल गांधी के देखिए, सबके देखिए। आपको पता चलेगा कि तिरंगा झंडा लगाने की सबसे ज्यादा जरूरत इनकी रैलियों के मंचों पर है, यूनिवर्सिटी में नहीं। यूनिवर्सिटी में मास्टर लगा दीजिए। एक से एक खराब वाइस चांसलर इस दौर में नियुक्त किए गए, एक से एक। बीएचयू का एक प्रोफेसर है, मेरा ही फोन नंबर डाल के ट्रोल कर रहा है, बताइए। उनको चिंता यह है कि जब हमने सबको खत्म कर दिया तो ये कैसे बचा रह गया है। यहीं पे दिखा रहे थे कि एक वकील साहब प्रोफेसर हैं, जानते नहीं मेरे बारे में, लेकिन फोटो लगाए हुए हैं कि एंटी नेशनल है, और अपना स्टूडेंट फॉलो करते होंगे। तो एक तरह से ये एक नेटवर्क बना है कि हम सब के बीच से एक समर्थक बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। जैसे ही आप दर्शक, नागरिक से दर्शक बनते हैं और दर्शक से लॉयल दर्शक बनते हैं, और फिर दर्शक से जैसे ही आप समर्थक में बदलते हैं, फिर आपको सवाल से का कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर आप उस पार्टी के लिए झंडा उठा लेते हैं। और यही प्रक्रिया वो ज्यादा से ज्यादा वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खूब गालियां पड़ती हैं, धमकियां पड़ती हैं, इससे जिंदगी पर असर पड़ा है। अच्छी बात ये हुई कि घर में बंद रहने के कारण मैं ज्यादा लिखने लगा हूं, तो 25,000 शेयर हुआ ना। हाँ, मैंने पूछा ना कि जब न्यूज चैनल युद्ध का मंच सजा रहे थे तो आप गांधी जी के नाम पर शांति पुरस्कार लेने चले गए। तो मैं बैठ के पढ़ता रहता हूं, लिखता रहता हूं, तो ये अच्छी चीजें हुई हैं। परिवार के लोगों पे भी असर तो पड़ता ही है कि जब हम परेशान रहते हैं तो जरूर हमारे दोस्तों पे भी असर पड़ता है। और हम कोई लोहे के नहीं बने हुए हैं, डर हमको भी लगता है। और जिसको भी डर नहीं लगता उससे थोड़ा सा बचिए, उससे दूर रहिए। जो भी बात बात पे सीना खोल ले, सीना दिखा दे, दूर रहिए। ऐसे बहादुरी नहीं होती है। हर दिन अपने डर को जीतना ही बहादुरी है। हर दिन अपने आप को बहादुर घोषित करना बहादुरी नहीं है। तो बहुत गालियां पड़ती। मेरे फ़ोन पे पिछले 5 दिनों से, जब वो 14 तारीख को पुलवामा अटैक हुआ, तो अचानक लगा आप एंटी नेशनल है। मैंने कहा मैं कैसे एंटी नेशनल हो गया भाई, तो समझ में नहीं आया। तो वो कोई अवार्ड सेरेमनी था, उसमें मैं कुछ बोल आया न्यूज़ चैनलों को, तो उन्होंने उसके बाद से भयानक ट्रोलिंग शुरू हुई। और मेरे फ़ोन पे एक फ़ोन नहीं, 2 फ़ोन नहीं, 3 फ़ोन नहीं, मतलब 5 दिनों तक लगातार मैं एक शब्द टाइप नहीं कर पाता था अपने फ़ोन पे, इतने फ़ोन आते थे लगातार। तो उनको देखना ही एक तरह से हदस जाना है कि आंखों में चुभता है कि इतना फ़ोन कौन कर रहा है, कौन कर सकता है, किसको मुझसे इतनी दिक्कत हो गई है। भाई जब आपको 15 लाख नहीं मिले, उनसे तो दिक्कत नहीं हुई, हमने तो ऐसा कहा भी नहीं था कुछ, आप मुझे ट्रोल कर रहे हैं। ये कहां से आया है? और वो सारे ट्रोल करने वाले, गालियां देने वाले क्यों अंत में जाकर ये सवाल पूछते हैं कि आप एंटी मोदी क्यों हैं? हम कहां एंटी मोदी, हम तो मोदी की मदद करते हैं सवाल पूछ के, ताकि समय पे पता चल जाए। तो बहुत ही खराब हालत है मीनाक्षी। और ये सामान्य, मैं यही सोचता हूं कि आम नागरिक के अंदर जब ये भय बैठता होगा तो वो कितना भयानक होता होगा। मुझे तो फिर भी इसकी आदत हो गई। अगर आपके फोन पे कोई 4 दिनों तक लगातार हजारों की संख्या में फोन और 3000 से ज्यादा मैसेजेस भेज दे गालियों के, उनको देखना, उनको डिलीट करना, सबको एक बार में नहीं कर सकता, क्योंकि पहले के कुछ मैसेजेस बहुत ज़रूरी होते हैं, उसको रखना, इसलिए आप सबको एक साथ बल्क में डिलीट नहीं कर सकते हैं। उनको डिलीट करने के लिए ही मुझे रोज़ 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठकर ये करना पड़े, तो ये वो काम कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि इसके ज़रिए पब्लिक के बीच में ही पब्लिक को एक दीवार बना दिया है। वो इस लड़ाई में अब सामने नहीं है, वो उपदेशक हैं। 7 दिन तक लड़ाई हो जाए, फिर वो कह सकते हैं कि हमारी लड़ाई कश्मीर को लेकर है, कश्मीरी लोगों से नहीं है। वो कह सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी रैलियां करनी होती, तो कुछ ना कुछ कहना है तो कहीं ना कहीं कुछ कह देते हैं वो। तो ये एक व्यवस्था बनी है जिसको उन्होंने लेजिटिमाइज किया, या उनकी पार्टी की पॉलिटिक्स ने लेजिटिमाइज किया है। ये अब 5 साल के बाद अगर आप नहीं देख पाएंगे तो कब देख पाएंगे? ज्यादातर ट्रोल करने वालों को वो क्यों फॉलो करते हुए नजर आते हैं?
और वही सिर्फ ट्रोलिंग की बात नहीं है, उनके पार्टी के जो नेता हैं, जो आईटी सेल के जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेजेस चलते हैं, सबकी भाषा एंकर से लेके वहां तक एक हो गई है और वो सब एक दिशा में जाती हुई दिख रही है। तो हम लोग सोशल साइंटिस्ट भी हो गए हैं, देखते देखते तो समझ में तो आती है ना बात की ये बात आ कहां से रही है और जा कहां से रही है। तो बहुत खराब है, इसको रोज झेलना, गालियां बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में झेलना। हम सब अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ उन्हीं की माँ नहीं है कि जो जाके बैंक में लाइन लगा के फ़ोटो खिंचवा लें। मेरी भी माँ है और मैं भी अपनी माँ की बड़ी इज्जत करता हूँ। न्यूज़ रूम की आप आलोचना करते रहे हैं, पर मीडिया का जो एक तबका है जो जिस तरीके की हरकतें कर रहा है सब वाकिफ हैं। नहीं, वो एक तबका नहीं है, वो बड़ा तबका है। 900 चैनल हैं इस देश में, हम तो 2 ही 4 चैनल को जानते हैं, पर ये काम कई 100 चैनलों से हो रहा है। पर मीडिया में खुद को इवैल्यूएट करने की, अपना खुद का आकलन करने की कोई ऐसी रिवाज नहीं रही है। ऐसे में आप किसी कॉन्क्लेव में जाते हैं, किसी संगोष्ठी में जाते हैं, वहाँ बड़ी नैतिकता की बात होती है। वही संपादक जो न्यूज रूम में ऊप्स मूवमेंट और तैमूर डेस्क बनवा रहे हैं, लोगों से मैं थोड़ा दूर रहने लगा हूँ आजकल। जी, मेरा सवाल यही है कि ये जो नैतिकता है, ये जो आदर्श है, सिर्फ संगोष्ठियों और कॉन्क्लेव में क्यों है, न्यूज रूम में क्यों नहीं है? नहीं रहेगा, क्योंकि यही तो, अगर वो उन्हें पता है कि वो न्यूज़ रूम में कुछ बातें कहनी है, सबके पास एक भीड़ है ना, तो उनके भी कार्ड बढ़ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, तो वो सोचते हैं वो जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं। लेकिन अपना इवैल्यूएशन ही नहीं होगा ये जो देखिए आप हिंदी के अखबारों के संपादकों का हाल देख लीजिए। हम न्यूज़ एंकरों की तो आलोचना होती है, उनके एडिटोरियल देखिए कितने ख़राब हो गए हैं। और यही नहीं, कैसे पत्रकारिता को ख़त्म किया जा रहा है। मैं एक हिंदुस्तान अखबार देख रहा था कि 80-85 खबरों में कोई मुश्किल से 10-12 बाई लाइन भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा अखबार है। कुछ अखबारों में संपादकीय भी आना बंद हो चुके हैं। तो कैसे लिखेंगे? नाम से तो लिखने से अच्छा है, झमेला लेने से तो नहीं। आज छपते हैं वैसे, लेकिन वो पत्रकारों के नाम तक नहीं है। तो जर्नलिस्ट को भी फेसलेस बनाना है और जो न्यूज़ रिपोर्ट है उसको भी इंफॉर्मेशन लेस बनाना है। अभी तक जो आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ने से पढ़ना नहीं आ जाता है। ज़रा ध्यान से एक एक न्यूज़ आइटम को पढ़िए, तब आपको ये खेल पता चलेगा। ये मेरा मसला नहीं है, ना तो ये आरफा खानम शेरवानी का मसला है, ये इंस्टीट्यूशनल मामला है। और व्यक्तियों का, 2-4 व्यक्तियों का होना भी बहुत दुखद है। क्यों 2-4 व्यक्ति होने चाहिए जो अपने व्यक्तिगत तौर पे कर रहे हैं, या क्यों 2-4 वेबसाइट होनी चाहिए? 900 न्यूज़ चैनल हैं। आज आप एक भी न्यूज़ चैनल का नाम नहीं ले सकते कि ये जर्नलिज्म कर रहा है। तो काहे के लिए आपके घर में है? तो अंदर नहीं है। जो हमारे प्रेस की जो बॉडीज़ हैं, जो बनी हुई हैं संस्थाएं हैं, वो बहुत काम की नहीं हैं, बहुत काम की नहीं हैं। उनमें भी वही सब लोग हैं, और जो लोग भी होंगे तो क्या कर लेंगे? वो एक निंदा कर देते हैं, कंडेम कर देते हैं, वो ट्विटर पे आ जाता है, वो चलता फिरता कहीं गायब हो जाता है। लेकिन स्थितियां वैसी ही बनी रहती हैं। उनके ये कह देने से कि बरखा दत्त को, रोहिणी सिंह को, आरफा खानम को, मुझे अभिसार को ट्रोल किया जा रहा है, ये ठीक नहीं, हम इसका विरोध करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि फर्क आपको नहीं पड़ रहा है, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। और लोगों को फर्क नहीं पड़ना ही कई बार मुझे लगता है कि ये इस बात का प्रमाण है कि जो इन न्यूज़ चैनलों पर दिख रहा है वो शायद हिंदुस्तान में हो गया है। भारतीयों को यथास्थितिवादी कहा जाता था और ये सब दिखाई पड़ रहा है कि वो यथास्थिति में खुश हैं। अजीब तरह का, मतलब ये स्टेटस को तो नहीं है, क्योंकि जो हमने बुनियाद कायम की थी उसका रेफरेंस पॉइंट बदला, उसको पूरा ध्वस्त किया इन चैनलों ने। अब आप देखिए कि वो कहाँ से कोई सवाल पूछ रहे हैं, है ना। तो अगर आप देखें तो ये एक पुराना स्टेटस को था वो ध्वस्त हो गया है। एक नई चीज़ इन्होंने बनाई तो ज़रूर है, और जिसमें जो अमर्यादा है, जो अनैतिकता है, उसको प्रतिष्ठित किया है। जो पहले से चली आ रही थी उसको स्थापित किया है, प्रतिष्ठापित किया है। तो जो अमर्यादाएं हैं, जो अनैतिकताएं हैं, उनको नैतिक बनाया है, उनको मर्यादित किया है। ये काम तो इन्होंने किया ही है कि अब आप चैनलों पर आकर देखिए। एक चैनल पे मैं देख रहा था कि 2 आर्मी के सज्जन रिटायर्ड जानकार बैठे हैं, और बगल में एक प्रवक्ता कह रहा तेरा नेता लुच्चा है, तेरा नेता लुच्चा है, और ये लुच्चा है, वो लुच्चा चल रहा था उसमें। मैं ये सोच रहा था कि अच्छे भले लोग भी जाकर इस गंदगी को क्यों लेजिटिमाइज कर रहे हैं? वो क्यों जाते हैं? हिंदुस्तान की आर्मी जेंटलमैन आर्मी कही जाती है, वो क्यों ऐसे एंकरों के बगल में बैठते हैं? क्या उनको भी लगने लगा है कि देश में उनसे ज़्यादा ये नेशनलिस्ट, ये न्यूज़ एंकर हो गया है? उनको देखना चाहिए कि किस तरह से वहाँ पर नचवाया जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं। हमारे जो रिटायर्ड सोल्जर हैं, बड़ा रिस्पेक्ट है उनके लिए,
उनके नॉलेज के लिए, वहाँ वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ उनके प्रेजेंस को लेकर ये न्यूज़ चैनल अपने आप को लेजिटिमाइज करते हैं अपने एजेंडा को, कि हमारे साथ आर्मी के ऑफिसर बैठे हैं और वो दूसरों को पूछता है कि तेंदुलकर या कोई नसीरुद्दीन शाह एंटी नेशनल है। मैं इन सेना के बेहतरीन अफसरों से गुजारिश करता हूँ कि आप प्लीज़, आप हमारे लोकतंत्र के सबसे मजबूत प्रहरी हैं, आप अपने अनुभव और ज्ञान का इस्तेमाल इन बंदरों के जरिए लोकतंत्र के खात्मे में साथ मत दीजिए, वरना 10 साल बाद जब कोई YouTube में जाकर देखेगा तो आप नजर आएंगे कि आप वहां पर बैठे हुए थे, क्योंकि वो ये नहीं बोल पाते कि तुम कैसे बोल सकते हो। मैं हूं, मैं जानता हूं, मैं आर्मी मैन हूं, मैं जानता हूं जान की कीमत क्या होती है, शहादत की कीमत क्या होती है। जब गोली चलती है तो हमारे घरों के भीतर कितनी गोलियां चलती हैं। तो हमारे जेंटलमैन आर्मी के जो जितने भी रिटायर्ड अफसरान हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि एंकर उनकी मौजूदगी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लीज़ वो ऐसा ना होने दें। उनका नॉलेज बहुत कीमती है, बहुत ज़रूरी है कि डिफेंस के स्ट्रेटजी को हम पब्लिक के तौर पर समझने के लिए, उनके अनुभवों को जानने के लिए, वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी लोग हैं। लेकिन उनको बिठाकर भाषा की मर्यादा टूटे, जो खुद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं की, अपनी कमांड के यूनिट में कभी नहीं होने दिया, और अब जाकर एक शाम बिताने के लिए आप बैठे हैं जहां पर उस तरह का प्रोपेगेंडा एजेंडा चल रहा है। आपने जिस सेना को लीड किया उसमें कभी भी आपके दिमाग में ये बात नहीं आई, ना आने दिया आपने कि हम हिंदू मुसलमान अलग हैं, और इन चैनलों पर सारा एजेंडा चल रहा है और आप बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मत आइए। अगर सेना से रिटायर हो गए हैं तो इन न्यूज़ चैनलों से भी रिटायर हो जाइए, छोड़ दीजिए इनको छोड़िए आप। हमारे पास यही एक लोकतांत्रिक तरीका बचा है कि आप इनको छोड़ दीजिए।